नाइट में आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व में अब कुछ ही घंटे बचे हैं। कल सुबह 7 बजे से 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान की शुरुआत होने जा रही है और इसी के साथ दिग्गजों की साख जो दांव पे लगी है उस पर जनता का फैसला कल मतपेटियों में बंद होगा। सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, साथ ही साथ चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं देश भर में इन 102 सीटों के चुनाव के लिए दिखाएंगे आपको। इसी के साथ बात होगी चुनाव से पहले चरण के चुनाव से पहले चुनाव आयोग और राष्ट्रपति ने देश की जनता से क्या की है अपील, ये भी दिखाएंगे। दूसरे और तीसरे चरणों और अन्य चरणों का प्रचार भी लगातार तेज हो रहा है, किस तरह से है चुनावी प्रचार, इस पर भी होगी नजर। इसी के साथ साथ बात होगी कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार, वहीं नक्सलियों को शहीद कहने पर क्यों मचा है घमासान, होगी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा। लेकिन इन सबसे पहले आइए नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। लोकसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग ने की चाक चौबंद व्यवस्था, कई राज्यों के भाग्य का होगा फैसला। दूसरे और अन्य चरण के लिए बीजेपी के दिग्गजों ने किया चुनाव प्रचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के कई इलाकों में किया जोरदार रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल के कोल्लम में तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के कोकराझार में की चुनावी सभा। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा सीट से बनाया उम्मीदवार। विपक्षी दलों ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में ठोकी ताल, तो केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने मलापुरम की सभा में कांग्रेस को बताया बीजेपी की बी टीम। ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में चुनावी सभा को किया संबोधित। तेरह मई को होने वाले चौथे चरण के लिए अधिसूचना जारी। वहीं दूसरे और तीसरे चरणों के लिए कई दिग्गजों ने दाखिल किया पर्चा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग राजौरी से, तो महाराष्ट्र के बारामती से ननंद भाभी सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार ने भरा नामांकन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हुई पथराव की घटना के बाद सियासत गरमाई। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल को पत्र लिखकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग की। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ में टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों के मारे जाने पर सियासत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने नक्सलियों को शहीद बताने पर बीजेपी ने लिया आड़े हाथ, कहा कांग्रेस को सुरक्षा बलों की नहीं है परवाह, नक्सलियों से है सहानुभूति। और न्यूज नाइट की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी और अब मतदाताओं को 19 अप्रैल का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न दलों के दिग्गज भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 18 लाख से अधिक मतदान कर्मी 1,87,000 मतदान केंद्रों पर तैनात होंगे, जबकि 16 करोड़ 63 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इनमें 8.4 करोड़ पुरुष और 8.2
1.23 करोड़ महिला मतदाता शामिल हैं। पहले चरण में थर्ड जेंडर के 11,371 मतदाता 35.67 लाख पहली बार वोट देने वाले मतदाता और 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के 3 करोड़ 51 लाख युवा मतदाता भी वोट डालेंगे। पहले चरण में जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, उनमें तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी की 1 सीट शामिल हैं। पहले चरण की 102 सीट के लिए कुल 1,625 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 1,491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। पहले चरण के चुनाव में उम्मीदवारों की सबसे बड़ी संख्या तमिलनाडु में है, जहां 39 संसदीय क्षेत्रों में 76 महिला उम्मीदवारों सहित 950 उम्मीदवार हैं। सबसे कम संख्या नागालैंड में है, जहां 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण की 102 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए 11 और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 सीटें आरक्षित हैं। पहले चरण में कई केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। इनमें नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अलवर से भूपेंद्र यादव, अरुणाचल पश्चिम सीट से किरेन रिजिजू के अलावा डिब्रूगढ़ से असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बिहार के गया सीट से जीतन राम मांझी शामिल हैं। वहीं तेलंगाना के पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन भी चेन्नई दक्षिण से चुनाव मैदान में हैं। इनके अलावा बीजेपी प्रत्याशी के अन्नामलाई, डीएम के प्रत्याशी कनिमोझी और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी किस्मत पहले चरण के मतदान के साथ ही ईवीएम में बंद हो जाएगी। इस बार आम चुनाव कुल 7 चरणों में हो रहे हैं। आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को आएंगे। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदाताओं, खासकर की पहली बार के वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने का संदेश दिया। मेरे प्यारे देशवासियों, देश में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयोजन प्रगति पर है। शीघ्र ही लोकसभा और 4 राज्यों की विधानसभाओं के लिए मतदान होंगे। भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ साथ लोकतंत्र की जननी भी है। हमारे लिए चुनाव सबसे बड़ा त्यौहार भी है और राष्ट्र का गौरव भी। मुझे विश्वास है कि सभी मतदाता, विशेषकर पहली बार वोट डालने वाले युवा मतदाता मतदान के लिए उत्सुक होंगे। वो आपको सशक्त अनुभव कराने वाला क्षण होगा जब आप बटन दबाएंगे और हमारे देश के भावी स्वरूप का निर्धारण करने में अपना योगदान देंगे। मेरा अनुरोध है कि आप सभी इस उत्सव में भाग लें और दुनिया में लोकतंत्र के आदर्शों को मजबूत बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। देश में कोई भी चुनाव देश के भविष्य को तय करता है और यही कारण है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी फर्स्ट टाइम वोटर्स और देश के मतदाताओं से अपील की है कि वो कल जरूर निकलें और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह की चुनाव आयोग की तैयारियों के साथ चुनाव आयोग ने भी क्या अपील की है अपने मतदाताओं से। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच।
आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। कम ऑन बॉयज, लेट्स गो प्रैक्टिस। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH कल सुबह 7 बजे से लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान की शुरुआत होगी और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पहले चरण की वोटिंग से पहले वोटरों में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। उन्होंने पहले चरण के मतदान से पहले एक वीडियो संदेश जारी किया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भारतीय मतदाताओं से आगामी आम चुनाव 2024 में हिस्सा लेने का आग्रह किया है। राजीव कुमार ने लोकतंत्र में मतदान के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि चुनाव भारत के लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति है। My first experience of voting holds a very special place in my heart. जब मैं 21 साल की उम्र में पहली बार मतदान करने गया तो ये एक एहसास था, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में विकसित होने का एहसास, अपनों से बड़ों के साथ उसी क्यू में खड़े होने का एहसास, जैसे हम भी बड़े हो गए। एज ए यंग बॉय कास्टिंग माय फर्स्ट वोट to now overseeing the 2024 general elections in the country, the largest democracy of the world, I feel life has come full circle. We have evolved into a gold standard of election management. We in the ECI have worked very hard for over 2 years, adding every eligible voter in the electoral roll, close to 97 crores. Preparing our 10.5 lakh polling stations within 2 kilometers of your reach. We walk an extra mile so that you don't have to walk. You remain within 2 kilometers. Commissioning of voting machines. Introduction of technology at each step. Timely disclosure of all our processes to you. You know what is happening all around. Participation of political parties and candidates at every stage. All arrangements are in place at each of over 10.5 lakh polling stations. Imagine how big it's an event at each of the polling stations. अब आपकी बारी है, कृपया मतदान केंद्र पर जरूर आए। आपसे अनुरोध है, गुजारिश है, जरूर आए। आपका देश, आपका भविष्य, आपका वोट। Millennials and Generation G century belongs to you. I hope citizens, especially the youth, will join in the celebration by visiting polling booths in large numbers with their friends, family members, and sharing photos on social media. There are selfie points which have been made on the polling stations. Please celebrate it and spread across. Become our election ambassadors and influencers. Celebrate elections as a festival. चुनाव का पर्व, देश का गर्व. Voting day is not a holiday. Please come and vote. 5 minutes every 5 years for our nation. It is doable, isn't it?
Let's vote with pride. My vote, my voice. आपका देश, आपका वोट, आपका एक एक वोट देश को मजबूत करेगा। इसी अपील को एक बार फिर चुनाव आयुक्त ने भी दोहराया, जिस अपील को राष्ट्रपति ने भी देशवासियों से अपील की वोट करने की, और फर्स्ट टाइम वोटर्स खासकर युवा वोटरों से ये अपील थी। और आइए बढ़ते हैं आगे। एक तरफ पहले चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। तो तीसरे चरण के लिए नामांकन का काम जारी है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी के दिग्गज प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने असम के कोकराझार और उसके बाद उदलगुरी में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर निशाना साधा और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए असम की जनता से एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। मोदी जी की सरकार मतलब प्रो एक्टिव सरकार, प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का राजनीति का चरित्र, देश की राजनीति की परिभाषा, देश की राजनीति का कार्य करने का तरीका, ये सब कुछ बदल डाला है। गुजरात के गांधीनगर से बीजेपी उम्मीदवार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संसदीय क्षेत्र में चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने गांधीनगर के साणंद में रोड शो किया, जिसमें उमड़े भारी जन सैलाब और समर्थन के लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केरल में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। केरल की पथानामथिट्टा से भाजपा उम्मीदवार अनिल एंटनी के समर्थन में रैली को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का राहुलयान न तो लॉन्च हुआ है और न ही कहीं उतर पा रहा है। आदित्ययान यह हमारे सूरज के नजदीक पहुंच गया है। अब भाजपा 5 वर्षों में गगनयान की लॉन्चिंग करने जा रही है। सबकी लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के यंग लीडर की लॉन्चिंग पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाई है। कांग्रेस पार्टी का राहुल यान न तो लॉन्च हो पा रहा है और न तो कहीं लैंड कर पा रहा है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। वहीं अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती ने दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता के समर्थन में रोड शो किया। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की पत्नी और बारामती से एनसीपी उम्मीदवार सुनेत्रा पवार ने नामांकन दाखिल किया। उनका मुकाबला एनसीपी शरद पवार गुट की नेता और इस सीट से मौजूदा सांसद सुप्रिया सुले से होगा। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की 13वीं सूची जारी कर दी। बीजेपी ने महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता नारायण राणे को उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पहले चरण के चुनाव से पहले ही विपक्षी गठबंधन के साथी एक दूसरे पर खुलकर हमले कर रहे हैं। केरल में सत्तारूढ़ मार्क्सवादी पार्टी और विपक्षी कांग्रेस दोनों के बीच जमकर बयानबाजी चल रही है। अब केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास भाजपा का विरोध करने के लिए किसी भी वास्तविक, वैचारिक या व्यवहारिक प्रेरणा का अभाव है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए विपक्षी इंडी गठबंधन ने भी प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी भारत की जनता पर एक राष्ट्र, एक इतिहास और एक भाषा को थोपना चाहती है, जबकि कांग्रेस और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट देश में विविधता पर विश्वास रखती है। The Congress Party and the UDF accept the diversity of India. We accept the multiple languages, the multiple traditions, the different histories, the different expressions of all our people. The BJP wants to impose one history, one nation, one language,
on the people of India. वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल के मल्लापुरम की सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष साख पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस का प्रचार करने के लिए केरल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी अदूर प्रकाश के समर्थन में अटिंगल सीट में रोड शो किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा सीट अनंतनाग राजौरी से नामांकन दाखिल किया। अनंतनाग में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ ने उमर अब्दुल्ला की उपस्थिति में अपना नामांकन दाखिल किया। उमर अब्दुल्ला ने अपने उम्मीदवार की जीत की उम्मीद जताई। वोट उसको डालो जो आपको लगे कि ये जम्मू कश्मीर के मजलूमों की, कैदियों की, जो इस वक्त मजबूर है, उनकी बात करेगा। बाहर निकलो और वोट डालो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंशाल्लाह इस इलेक्शन में तमाम पार्टियों के ताउन से मियां साहब जो हैं एक अच्छी कामयाबी इस इलेक्शन में हासिल करेंगे। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी की मौजूदा सांसद और बारामती से उम्मीदवार सुप्रिया सूले ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उधर बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव की सभा के दौरान चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। इस बीच तेजस्वी यादव सफाई देते हुए नजर आए, लेकिन एनडीए गठबंधन के सदस्य दल इसे दलितों का अपमान बता रहे हैं। बिहार के जमुई में राजद नेता तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में तेजस्वी यादव मंच पर भाषण देते दिख रहे हैं और नीचे से राजद कार्यकर्ताओं द्वारा चिराग और उनके परिवार को लेकर अपशब्द कहे जा रहे हैं। एक बार के लिए अगर मुझे कोई गाली दे रहा है, मैं मानूंगा। मैं हूँ राजनीतिक जीवन में और वही बिहारी ही है जो दे भी रहे। मेरे सर आंखों पर मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ कोई मेरे परिवार को गाली देगा, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी पारिवारिक व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त करे। मैं राष्ट्रीय जनता दल की बात कर रहा हूँ। इन लोग की आदत बन गई है महिलाओं को अपमानित करना, माँ बहन बेटियों को अपमानित करना। बिहार भाजपा ने भी इस अशोभनीय टिप्पणी की आलोचना की है और कहा है कि इस बार बिहार का दलित समाज चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर तेजस्वी को जवाब देगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा है कि हम अपना भाषण दे रहे थे, अब जनता में कौन क्या बोलता है मंच पर सुनाई नहीं देता। देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी। हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। समय चुनाव का है तो मामला पहुंचा चुनाव आयोग। गुरुवार को एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर तेजस्वी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एनडीए की महिला नेत्रियों ने भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता उषा विद्यार्थी के नेतृत्व में बिहार निर्वाचन विभाग पहुंचकर तेजस्वी यादव और उनके समर्थकों के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। जमुई की सभा में तेजस्वी जी के कार्यक्रम था, उस समय किस तरह से महिला पर, वो भी चिराग पासवान जी की माता जी पर अभद्र टिप्पणियां की गई है। इसलिए हम लोग आए हैं निर्वाचन आयोग में मांग करने के लिए कि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कहीं न कहीं तेजस्वी जी के द्वारा ही कराया गया है। चिराग पासवान और उनके परिवार को अपशब्द कहे जाने को एनडीए गठबंधन के दल दलितों का अपमान बता रहे हैं, तो वहीं खुद तेजस्वी यादव सफाई दे रहे हैं। लेकिन चुनाव के मौके पर हुई ये घटना मतदान पर कितना असर डालेगी, ये तो 4 जून के परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए डीटी न्यूज। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज, कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में छत्तीसगढ़ की बस्तर लोकसभा सीट पर भी मतदान होना है। नक्सलियों के मतदान के बहिष्कार के बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों को शहीद बताने वाले कांग्रेस के बयान पर भाजपा ने हमला बोलते हुए कहा है कि ये सेना का अपमान है। राष्ट्रनीति के मुद्दों पर ओछी राजनीति करना कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी आतंकियों को, नक्सलियों को और उग्रवादियों को शहीद कहती है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने टॉप कमांडर समेत 29 नक्सलियों को मार गिराया। पिछले 3 दशकों से नक्सल खतरे का सामना कर रहे राज्य में अब तक की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 9 नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। हमें 1 महीने से जो सूचना प्राप्त हो रही है कि लोकसभा निर्वाचन के पहले कुछ बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग चल रही है, ये प्रूव होते दिख रहा है। जिस तरह के वेपन्स मिले हैं, जिस तरह के लोग वहाँ पे मारे गए हैं, उनसे ये क्लियर है कि बहुत बड़ी घटना की प्लानिंग वहाँ चल रही है। बस्तर में नक्सलियों का TCOC चल रहा है। नक्सलियों के TCOC के दौरान पहली बार फोर्स नक्सलियों पर आक्रामक हुई है। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 15 महिला समेत कुल 29 नक्सली मारे गए हैं। सुरक्षा बलों की जिस कामयाबी पर छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश को नाज है, जिन 29 नक्सलियों को अपनी जान पर खेलकर सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया, उन्हें कांग्रेस प्रवक्ता ने शहीद बता दिया। इस पर अब भाजपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रही है। इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। ऑपरेशन में लगभग 29 नक्सली आतंकवादी मारे गए। उसमें हमारे 3 या 4 जो सुरक्षा बल के हमारे वीर हैं, उनको भी चोटें पहुंची। तो मरने वालों की तादाद में केवल नक्सली है, परंतु कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से कहती है कि इस पूरे ऑपरेशन की, जिसमें सुरक्षा बलों को सफलता प्राप्त हुई, इसकी गहन जांच होनी चाहिए। और वो जो सब लोग शहीद हुए हैं, मतलब आतंकियों के लिए वो कह रही है, नक्सलियों के लिए कह रही है कि जो नक्सली शहीद हुए हैं उनके प्रति हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है, लेकिन नक्सलियों के खिलाफ चल रहे जबरदस्त ऑपरेशन के चलते इलाके के मतदाताओं के हौसले बुलंद हैं और वो नक्सलियों के बहिष्कार को नजरअंदाज कर रहे हैं। नहीं, हम वोट डालने जाएंगे, किसी का खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं, नक्सली नहीं, कुछ नहीं।
हमको वोट डालना है मतलब डालना है। बहिष्कार कर रहे हैं वो उधर कर रहे होंगे, हमको कोई डर नहीं है, गांव वाले हमको कोई डर नहीं है, नक्सली से कोई डर ही नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं अपने तरफ से पूरा फुल उम्मीद है कि मैं वोट डालने जाऊँगा। मेरा कोई किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपने हिसाब से जाऊँगा। केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और समग्र विकास कर लगातार लोगों के विश्वास को जीत रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि नक्सलवाद मानवता के लिए अभिशाप है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार वामपंथी उग्रवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। 150 से ज्यादा गिरफ्तार किए गए हैं। 200 से ज्यादा नक्सली इस साल आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो चुके हैं। मकसद है देश और समाज के खिलाफ इनमें गुस्सा भड़काना, लेकिन धीरे धीरे स्थानीय संपर्क की मदद से सुरक्षा तंत्र इन्हें मुख्य धारा में लौटाने का प्रयास करता रहता है। अब तक 700 से ज्यादा युवा आत्मसमर्पण कर चुके हैं। वहीं मुख्य धारा में लौटे नक्सलियों को भी खुली हवा में सांस लेना अब अच्छा लग रहा है। सरकार ने बहुत मदद की सर, हमको जमीन भी दिए, नौकरी भी दिए। उसके बाद हम लोग नक्सली में था तो नसबंदी किए थे, उसको भी खुलवा दिए सर। अभी हमारे बाल बच्चे भी आ गए सर। पहले तो डर लगता था सर, लेकिन यहाँ आने के बाद वो डर भी दूर हो गया है। अभी नौकरी भी, जमीन भी मिल गया है घर बनाने के लिए। नहीं, बहुत टॉर्चर करते थे सर उन लोग, फिर वहाँ से छोड़ के आ गया मैं। आने के बाद यहाँ मुख्य धारा में जुड़ के नौकरी भी मिल गया, अभी आरक्षक में हूँ। तो इस तरह से सरकार यहाँ पर कार्य कर रही है, क्योंकि अगर नक्सल समस्या से निपटना है तो गोली का जवाब गोली के बजाय एक रास्ता ये भी है कि मुख्य धारा में इनको लाने के लिए सरकारी प्रयास की भी बहुत आवश्यकता है, जिस पर भी लगातार यहाँ पर काम होता दिख रहा है। वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने के लिए केंद्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों का नतीजा है कि पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में काफी सफलता देखने को मिली है। संयुक्त कार्रवाई से नक्सली हिंसा की घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज। और छत्तीसगढ़ के कांकेर से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देखा, आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने नक्सलियों के मतदान करने के बहिष्कार को धता बताया है, और साथ ही साथ जिस तरह से पूर्व नक्सली जो थे जब मुख्य धारा में शामिल हुए तो उनके जीवन में किस तरह के बदलाव आए। आइए हम चर्चा तो करेंगे राजनीतिक पार्टियों से भी कि आखिर नक्सली को शहीद कहने पर क्यों छिड़ा है घमासान, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि वामपंथी उग्रवाद पिछले 40 सालों से भारत की केंद्र की सत्ता को ये चुनौती देता रहा है, या फिर यूं कहें ये धमकाता रहा है कि वो एक वैकल्पिक व्यवस्था के साथ तमाम राज्यों में एक सत्ता स्थापित करेगा। किस तरह से उसका एक तरह से एक बड़ा जवाब दिया है मौजूदा सरकार ने, और साथ ही साथ पिछले कुछ समय में क्या बड़े बदलाव जमीन पर दिखाई दे रहे हैं वामपंथी उग्रवाद से डील करने में। एक नजर हम ये डालेंगे सबसे पहले कि वो कौन से 10 राज्य हैं। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। ये वो 10 राज्य हैं जहां पर 2010 में करीब 96 जिले ऐसे थे जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित थे। ये 2000 यानी कि 12 साल में जो बड़े परिवर्तन हुए उसमें इनकी संख्या घटी है 45। ये तकरीबन 53% घटा है ये संख्या इनकी वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की, और इसमें बड़ी संख्या में 2 मोर्चों पर काम किया गया है जिसका एक ये जमीन पर असर देखा जा रहा है। और जिन मोर्चों पर काम किया है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये भी बताते हैं कि कैसे इन राज्यों में वामपंथी उग्रवाद की घटनाएं किस तरह से घटी हैं। 2004 और 14 में यानी कि उस 10 साल में ये 14,862 घटनाएं हुई हैं, हिंसक घटनाएं, जो कि 2014 और 24, ये तुलना इसलिए जरूरी है कि 10-10 साल का शासन रहा है, 10 साल का यूपीए का शासन, 10 साल का एनडीए का शासन। वामपंथी उग्रवाद जिससे जूझ रही थी सरकारें, उस पर किस तरह की रणनीति अपनाई है सरकारों ने और जमीन पे क्या असर दिखाई दे रहा है, ये उसका आकलन है। 2014 से 24 के बीच में हिंसक घटनाओं में वामपंथी उग्रवाद में जो कमी आई है वो आपने देखी। इसी के साथ वामपंथी उग्रवाद के जो तमाम क्षेत्र हैं उसमें सुरक्षा बलों की जो मौत हुई है उसमें देखिए संख्या में 72% की कमी आई है। 2004 से 14 में ये 1750 सुरक्षा बलों की मौत हुई थी, जो 14 से 23 के दौरान 485, तो 72% की कमी इसमें आई है, क्योंकि तमाम इस तरह की जो हिंसक घटनाएं हो रही थी उसमें कमी आई है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, तो उसका ये एक बड़ा बदलाव दिखाई देता है। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से और कारकों पे फर्क पड़ा है जिसमें नागरिक मौतों की संख्या, क्योंकि नक्सली या फिर वामपंथी उग्रवाद अपना पहला हथियार
उस मासूम जनता को बनाते हैं जिनके बीच में वो शरण लेते हैं, रहते हैं और वहीं से बनते हैं। उसमें 2004 से 14 के बीच में नागरिक मौतों की संख्या 4285 थी, जो कि बाद में 68% इसमें भी कमी आई है और ये 1383 हो गया 2014 से 23 में। तो ये एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया है। जिस तरह से सरकारों ने काम किया जमीन पर, चाहे वो मुख्यधारा में लाना, और साथ ही साथ एक बड़ी बहस रही है वामपंथी उग्रवाद को लेकर कि इसमें सामाजिक और राजनीतिक कारण है, यानी कि वहां की जनता के साथ समन्वय, वहां की जनता तक विकास के कार्य नहीं पहुंच रहे हैं, ये भी एक दलील है। तो इस पर किस तरह से सरकारों ने काम किया है, केंद्र की वो क्या योजनाएं जिनका असर देखते हैं हम। 2015 में वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए एक राष्ट्र नीति बनाई गई और इस राष्ट्र नीति के तहत तय किया गया कि किस तरह से काम किया जाना है। सुरक्षा संबंधी उपायों के साथ साथ विकास कार्यों पर एक बड़ा काम किया गया है, जिसमें एक बाकायदा रणनीति के तहत इस पर आगे बढ़ा गया, जिसमें सड़क नेटवर्क का विस्तार किया गया है, क्योंकि सबसे पहले यह माना गया कि उन इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। 13,620 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ है। ये वही वो राज्य हैं और इनमें से ये जो 10 राज्य हैं, इनमें भी करीब 13 जिले ऐसे हैं जो अति संवेदनशील कहे जाते हैं। उनको चिन्हित कर उन जिलों तक पहुंचा गया है, जिसमें दूरसंचार संपर्क कनेक्टिविटी में सुधार किया गया है। हम जानते हैं कि जिस तरह से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में 13,823 टावरों को मंजूरी दी गई, यानी कि जो टेलीफोन टावर्स होते हैं सैटेलाइट की वजह से कि उनका निशानदेही की जा सके नक्सली कहाँ है, इसलिए वो सबसे पहले हमला करते हैं जो टावर्स होते हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो उसका बड़ा असर स्थानीय लोगों पे पड़ता है। इसको दोबारा किया गया और अब तक कई ऐसे टावरों को एक तरह से कार्यशील किया गया है। 955 बैंक शाखाएं और 839 एटीएम खोले गए हैं इन क्षेत्रों में जनता की सुविधा के लिए। ये तमाम वो काम है जिनके अभाव में भी स्थानीय लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं बचता था। कौशल और वित्तीय समावेशन पर विशेष जोर दिया गया है। इन इलाकों में, इन जिलों में जाके जो अब करीब 45 जिले बचे हैं जहां वामपंथी उग्रवाद अभी भी मुंह बाय खड़ा है, तो वहां पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं। 46 ITI और 49 कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं कि लोगों को रोजगार मिल सके, लोग मुख्य धारा में शामिल हों। और आदिवासी इलाकों के लिए 130 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले गए हैं। तो ये वो सारे वो एक तरह से रणनीति के तहत जो काम किया गया है, मौजूदा सरकार ने अपनी एक रणनीति तय की और उस दिशा में काम किया है। इसका एक बड़ा असर हम देखते हैं कि 2010 में जो 95 जिले थे देश के 10 राज्यों में, वो अब 45 जिलों तक सीमित हो गए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होगी चर्चा कि आखिर इस माहौल में और लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले आखिर कांग्रेस को क्यों नक्सलियों को शहीद कहना पड़ा और इसका देश की आंतरिक सुरक्षा, देश की सुरक्षा पर कितना बड़ा असर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DD न्यूज पर, न्यूज नाइट में। इस ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया कि क्या मौजूदा स्थिति जमीन पर है वामपंथी उग्रवाद की उन तमाम राज्यों में, उन जिलों की जहां पर एक तरह से एक लंबे समय तक इन्होंने पैर पसारे हैं और अब वो संख्या कैसे कम हुई है, किस तरह से 2 मोर्चों पे काम किया गया है। वहीं साथ साथ हमने कांकेर से आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई। इसी पर आज हमारी चर्चा है कि नक्सली शहीद पर
कांग्रेस पर चौतरफा हमला, कांग्रेस के इस बयान पर अब चौतरफा हमला हो रहा है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए इस चर्चा पे। हमारे साथ चर्चा के लिए भाजपा प्रवक्ता शिवम छाबड़ा मौजूद हैं। शिवम जी, आपका स्वागत है। नीरज मिश्रा, कांग्रेस प्रवक्ता, और यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब भी मौजूद हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों ही मेहमानों का स्वागत है। और शुरुआत सबसे पहले आप ही से करना चाहूंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में मौजूद हैं नीरज जी, आखिर नक्सलियों को शहीद कहने की नौबत क्यों आ गई? नक्सली शहीद भारत के लिए कब से हुए हैं? ऋतु जी, सबसे पहले तो कल क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो रहा है, तो सारी जनता से हम तो आग्रह करेंगे कि कल भारी संख्या में निकलकर वोट करें और अपने आने वाले 5 साल के लिए अपनी तकदीर लिखने के लिए कल वोट करने भारी से भारी संख्या में जाएं। जहां तक आपका सवाल है ऋतु जी, मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार और ऐसे 27 और नेता जो छत्तीसगढ़ के अंदर ही सुकमा का, अगर आपको ब्लास्ट याद हो, तो उन लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए और नीरज जी, जिन नक्सलियों ने, नीरज जी आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिन नक्सलियों ने कांग्रेस की पूरी छत्तीसगढ़ की लीडरशिप को उड़ा दिया हो, उनको अगर कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता अगर शहीद कह रहे हैं ठीक चुनाव से एक दिन पहले, तो ये क्या है? ये वोट बैंक की राजनीति है, राष्ट्रनीति पीछे है, आंतरिक सुरक्षा कोई चिंता का विषय नहीं है। ये कांग्रेस का कौन सा चरित्र है? ऋतु जी, ये सवाल पूछ के बेईमानी मत करिए, क्योंकि आंतरिक आतंकवाद से सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित रहा हो तो कांग्रेस पार्टी है। इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसी आंतरिक आतंकवाद के चक्कर में अपने जान की शहादत देनी पड़ी। नीरज जी, मैंने सिंपल सवाल आपसे पूछा, नक्सली शहीद है और सुरक्षा बल क्या है आपके लिए? हमारे देश में सुरक्षा बलों के लिए शहीद शब्द का इस्तेमाल होता है। नीरज जी, मैं जो सवाल कर रही हूँ उस पे आप आ नहीं रहे हैं। आपने पहले सुकमा की घटना का जिक्र करा। रिकॉर्ड बजाती रहेंगी या सुनेंगी मेरी बात? अगर मैं सवाल करूंगी ना सर, सवाल का जवाब दें आप। आपको सरकार का प्रोपोगंडा चलाना हो तो आप चलाते रहिए, आप जवाब दे रहे हैं, आपने जवाब लेना चाहेंगी। नक्सली शहीद है या सुरक्षा कर्मी शहीद है? आप मुझे एक बात बताइए, नक्सली शहीद है या सुरक्षा कर्मी शहीद है? ऋतु जी, इस देश के अंदर जिस तरीके की परिस्थिति है, आप उसमें मुझसे ब्लैक एंड व्हाइट जवाब चाहती हैं। क्यों जीएन साईं बाबा का जिक्र नहीं कर रही है, जिसको नक्सली माओइस्ट बताकर इस सरकार ने 10 साल जेल में ठूसा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्विट कर दिया? आप क्यों इस तरीके की बात कर रही हैं? आप समझिए तो पहले पूरी बात। आप जब कांग्रेस से ये सवाल पूछती हैं तो इतिहास में जाइए। आपने बहुत अच्छा किया कि 2004 से 14 और 14 से 24 की कहानी बताई। उसमें आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात नहीं की। उसमें आपने भूपेश बघेल के वो जो प्रयास थे, जिसमें वो अस्पताल से लेकर जन जन की जो योजना थी वो सरकार अपने द्वार तक लेके चली गई, वो चाहे नक्सलियों के बीच में हो, चाहे लोगों के बीच में हो। नीरज जी, अच्छा है आपने ये जिक्र करा। मैंने एक बार भी किसी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया इस 20 साल में। मैंने तुलना ये की कि 10 साल में, और मैंने शुरुआत में कहा नीरज जी, वामपंथी उग्रवाद देश के लिए चुनौती है, किसी एक सरकार के लिए नहीं, किसी एक सरकार के लिए नहीं। आप तो इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगी कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो आंतरिक पार्टी की समस्या हो सकती है, हम लोगों ने देखा है। पार्टी की समस्या होने के नाते जब आपको उससे कुछ फायदा लेना है तो ठीक चुनाव से पहले आप उन्हीं नक्सलियों को शहीद कह देंगे, जिन नक्सलियों की आप दुहाई देते हैं क्योंकि चुनाव के समय देश के अंदर इस तरीके का माहौल बनाने का काम दुहाई देते हैं कि इंदिरा गांधी आतंकवाद से पीड़ित थी और इन्होंने बहुत ज्यादा, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया। माफ करिएगा नीरज जी, कांग्रेस ने नहीं, देश ने आतंकवाद से नुकसान उठाया है, नक्सलवाद से देश नुकसान उठा रहा है, आपकी पार्टी नहीं नुकसान उठा रही है। जी शिवम, आप अपनी बात करें। आप तो सिर्फ एक स्क्रिप्ट बजाए जा रही हैं और मैंने आपसे जवाब मांगा, आपने जब जवाब नहीं दिया
तब मैं गई हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास। बेईमानी कर रही है नीरज जी, अब शिवम जी को अपनी बात कहने दीजिए, आपके पास फिर आऊंगी मैं। देश से बेईमानी क्यों कर रही है? आज बताइएगा कि बेरोजगारी के आंकड़ों ने किस तरीके से इस देश को अपने अंदर हम रखा हुआ है। नक्सलवाद पे बात कर रहे हैं सर। बेरोजगारी पे जब बात करते हैं तब आप जितनी बातें रखते हैं आपकी सुनी जाती है। नक्सलवाद पे आपकी पार्टी ने शहीद कहा नक्सली को। मैं आपसे जवाब मांग रही हूं। तो आप भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं, उसके लिए कल बात करेंगे। शिवम जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, आपने एक सामान्य सा प्रश्न पूछा और नीरज बाबू ने उस प्रश्न का उत्तर जो है अपनी कांग्रेस पार्टी पे ले गए और इस बात को बता दी कि उनकी पार्टी ने, उनकी नेताओं ने को शहादत दी। मुझे तो शर्म इन बात पे आ रही है कि नीरज बाबू पता नहीं आखिर किस मुंह से आकर के चैनल पर डिफेंड कर रहे हैं अपनी उस पार्टी के प्रवक्ता के बयान का, जिसके अंदर उन्होंने एक नक्सली को शहीद कह दिया। मतलब ये तो सोचना चाहिए नीरज बाबू। मेरे को तो खुशी इस बात की है कि चीरम घाटी की भी चिंता उन्होंने कर दी। इंदिरा गांधी जी को जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई उसका भी जिक्र इन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी के अंदर में ऐसे नेताओं की फौज है, फहरिस्त है, जो लगातार नक्सलियों को शहीद बता देती है। ये तो वास्तव में सोचना चाहिए, आंतरिक हम कह सकते हैं कि आत्ममंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि उनके नेताओं को आखिर आखिर वोट के लिए कितना गिर सकते हैं। इस बात, इनके बयान से उस बात को आपने सिद्ध कर दिया। रही बात कि हमारी सरकार ने 2014 से लेकर के आते 24 तक क्या किया, तो मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का अगर किसी ने सही मायने में प्रयास किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। हमने ये प्रयास किया कि जो आदिवासी इलाके हैं हमारे देश के, छत्तीसगढ़ की स्पेसिफिकली नीरज भाई बात कर रहे थे, तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंदर में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उत्तर पूर्वी राज्यों में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, अगर सही मायने में वहां तक विकास की गंगा को किसी ने बहा, किसी ने वहां पर पानी पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, वहां पे घर उनको दिलवाया, उनकी एजुकेशन की चिंता करी आदिवासी समाज के, कल्पना करिए देश भर में कितने एकलव्य स्कूलों की स्थापना करी हमारी सरकार ने। ये मोदी सरकार ने किया। देश के आदिवासी समाज के लिए एक सेपरेट मंत्रालय बनाया गया ताकि उनके मन में ये पीड़ा ना हो कि साहब उनकी बात को सुनाई नहीं दे रही। उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया कि यदि उनकी कोई त्रुटियां हैं, उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, उनके कोई मामले हैं जिसको सही मायने में नहीं सुना जा रहा है, ये हमारी सरकार ने किया। मैं ये नहीं कह रहा, और मैं फिर कह रहा हूं, नीरज जी को शर्म आनी चाहिए आज चैनल पर कि आज अपने प्रवक्ता को डिफेंड कर रहे हैं। मेरे को तो प्रसन्नता इस बात की है कि शायद उन्होंने चीरम घाटी की चर्चा कर ली और इस बात पे शायद वो कहते कि साहब वो प्रवक्ता ने जो बातचीत कही वो गलत कही। नक्सलवाद को ना कोई जस्टिफाई पहले कभी किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। लेकिन दुख की बात मैंने कहा ना, वोट की राजनीति के लिए कांग्रेस पार्टी इतनी निचले स्तर पर गिर चुकी है कि आज एक नक्सली को भी वो शहीद का दर्जा देने के लिए उतारू है। ये नीरज भाई ने अपनी बातचीत में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, आपने अपना जीवन देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने और तमाम इस तरह के खतरे से किस तरह से निपटा जाए, अपना पूरा जीवन इसमें लगाया है। आपके अनुभव बेहद महत्वपूर्ण होंगे। जानना चाहेंगे, जब किसी ऐसी समस्या को जो देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी हमला है, और हम नीरज जी को भी एक बार ये बता दें कि इन्हीं के दौर में गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा था कि आतंकवाद से भी बड़ा खतरा नक्सलवाद है। तो आतंकवाद, नक्सलवाद, आज की तारीख में जब हम देखते थे कि किस तरह से नक्सलवाद अपने पैर पसार रहा है, उसे कहीं ना कहीं सीमित किया सरकारों ने अपनी अपनी नीतियों से। ऐसे में जब राजनीतिक पार्टियां इस तरह का बयान देती हैं तो ये किस तरह के संकट को पैदा करती है? रितु जी नमस्कार। ये एक बहुत गंभीर प्रश्न आपने उठाया है। मैं ये कहना चाहूंगा 2000 में जब माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उस समय ये कहा गया था डीजीज कॉन्फ्रेंस में कि देश के 40% भूभाग पर नक्सलपंथी आच्छादित है, यानी उनका एक तरीके से सीधा एक तरीके से नियंत्रण है। पशुपतिनाथ से जगन्नाथ तक यानी कि रेड कॉरिडोर निकालने के लिए उनकी पूरी कोशिश थी। जिस प्रकार के नरसंहार उन्होंने किए, जिसको कहते थे बदन को 6 इंच छोटा कर देंगे, गलासे से गर्दन काट के उन्हीं के खून से जो धमकी भरे पत्र लिखे जाते थे, हम भूले नहीं। आपको भी याद दिलाना चाहे 25 मई 2013 को विद्याचरण शुक्ल जी और तमाम नेता मारे गए थे, उनकी हत्या हुई थी। और इस एनकाउंटर में इनसे जो बरामदगी उसको देख करके कौन सन्न नहीं रह जाएगा। लाइट मशीन गन AK-47, 7.62 SLR, इंसास राइफल और भारी संख्या में कारतूस। और हम ये कह रहे हैं नक्सल शहीद हो गए। जिस निर्लज्जता और बेशर्मी के साथ अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए इस शब्द का किया गया है, शहीद एक बड़ा पवित्र एक संबोधन है। शहीद आजम भगत सिंह, शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद अब्दुल हमीद,
ये श्रेणी है शहीदों की और इन चरमपंथियों की क्रांति की शुरुआत बंदूक की नाल से होती है और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो नमक खा रहे हैं ये उनकी भाषा है, ये उनकी भाषा है और उसमें कोई अप्रत्याशित बात नहीं। ऋतु जी, इसके पहले भी उसामा जी, हाफिज जी, जो आदर और प्रेम प्रस्फुटित हो रहा है राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध और मानवता के दुश्मनों के लिए, उससे साफ जाहिर है नीरज जी, राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए और कितने रसातल में राज्य जाएगी। नीरज जी, पी चिदम्बरम आप ही के सरकार के गृह मंत्री रहे और उन्होंने जब इतनी बड़ी बात कही कि आतंकवाद से भी बड़ा मसला, बड़ी चुनौती देश के लिए नक्सलवाद है, और साथ ही साथ अभी विक्रम सिंह जी ने भी बताया कि किस तरह से उसमें भी कई ऐसे तथ्य सामने आए, उसके बाद क्या आपको लगता है कि वो जो लीडरशिप आपकी खुद कांग्रेस की थी उसने और आज की लीडरशिप ने सारे समझौते कर लिए आंतरिक सुरक्षा से, जब इतना बड़ा बयान देने के बाद भी आपको भी कोई अफसोस नहीं है और आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता ने निकल के इस पूरे इस बयान की भर्त्सना नहीं की? ऋतु जी देखिए, इस पैनल पर एक ऐसे प्रवक्ता हैं जो ध्रुव सक्सेना की पार्टी से आते हैं और एक ऐसे ही प्रवक्ता हैं जो डीआरडीओ जब हमारी इंटरनल जो सिक्योरिटी की डिटेल्स थी वो पाकिस्तान को बेच रही थी और वो संघ की शाखाओं में जाया करते थे, तो वो हम लोगों को देश के बारे में ज्ञान नीरज जी, मुझे खेद है, नीरज जी मुझे खेद है, आप मेरे किसी भी मेहमान पर निजी आक्षेप नहीं कर सकते। बात सुनना नहीं नीरज जी, आपको इसकी तो माफी मांगनी पड़ेगी। हमने उनके ऊपर नहीं किया। ऋतु जी, अब आपको माफी मांगनी होगी। आप अगर किसी प्रवक्ता को बुलाती हैं तो उसकी बात सुनिए। ये भाजपा वही पार्टी है जिसका ध्रुव सक्सेना मेंबर था और देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियां करता था। ये वही पार्टी है जिसमें डीआरडीओ के चीफ इनके आरएसएस के संघ के कार्यालय में जाते थे और देश के यहाँ पर एजेंसियों को वो जाके बेचा करते थे पाकिस्तान को, यहाँ की सिक्योरिटी। तो यहाँ पर ऋतु जी माफी तो आपको मांगनी होगी। आप किसी प्रवक्ता को अगर बुलाती हैं, ऋतु जी, आप अगर सुनने को तैयार नहीं है तो जब आप सुनिए ना, 4 जून के बाद जब सरकार बदलेगी तब कांग्रेस के प्रवक्ता को बुला लीजिएगा। आपको 4 जून तक कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनने में बड़ी दिक्कत होती है। मुझे लगता है 4 जून तक आपको दिक्कत हो रही है। 4 जून के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता को बुलाइएगा, हम आपको अच्छे से जवाब भी देंगे और बताएंगे भी कि किस तरीके से इस देश के अंदर। आप नेशनल ब्रॉडकास्टर पे बैठे हैं, किसी प्राइवेट चैनल पे नहीं बैठे हैं। और ये जो भाषा कांग्रेस के प्रवक्ताओं की हो गई है ना कि 4 जून के बाद बैठेंगे, तो सर 4 जून के बाद भी हम यही होंगे और आप भी आएंगे, आप सत्ता में हो या विपक्ष में हो। नेशनल ब्रॉडकास्टर के सवाल पूछने की ताकत, मैं अपनी ताकत की बात कर रही हूँ नीरज जी, मैं इसी तरह से आपसे सवाल पूछूंगी। हो सकता है आप सत्ता में हो तो आप मुझे बाहर कर दें, लेकिन इस तरह की बयानबाजी मेरे कार्यक्रम में आके मत करिए। माफ करिएगा, माफ करिएगा, मैं आपसे एक सभ्य बहस की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अगर आपके पास आपके अपने प्रवक्ता के बयान पे कुछ बोलने को नहीं है तो आप आक्षेप लगा रहे हैं। कह ही रहा हूं। तो ये हमारे प्रवक्ता रहे, कांग्रेस के प्रवक्ता, जिनके पास जब कुछ जवाब नहीं था तो उन्होंने पर्सनल अटैक करना शुरू किया। हालांकि हमारे साथ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ये एक बड़े संकट के संकेत होते हैं जब सत्तासीन पार्टियां या फिर सत्ता पर काबिज पार्टियां भी आंतरिक सुरक्षा के मसलों पर अगर समझौता करती हैं या फिर इस तरह का बड़ा बयान देती हैं, क्योंकि कांग्रेस कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, इतने साल तक और 50 साल तक सत्ता पर काबिज रही है, उसकी भी अपनी रणनीतियां रही हैं, इसलिए ये ज्यादा बेहद गंभीर मसला बन जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। और न्यूज नाइट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के न्यूज नाइट में बस इतना ही, आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ और बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ
वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के निर्देश देने वाली मांग वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर चीज पर संदेह नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में रामनवमी जुलूस पर हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक पत्र लिखकर इन घटनाओं के जांच की मांग की है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना पर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। बहरामपुर लोकसभा उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी ने ममता सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रशासन रामनवमी जुलूस के दौरान हुई घटना के बाद भी हरकत में नहीं आया। आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 26 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिटकॉइन धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की 97.79 करोड़ रुपए की संपत्ति ट्रेस की। इसमें शिल्पा शेट्टी का जुहू और पुणे में बंगला और राज कुंद्रा के शेयर शामिल हैं। ईडी ने यह कार्रवाई 6600 करोड़ रुपए के बिटकॉइन फ्रॉड मामले में की है, जिसमें सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया है कि वो जेल में रहते हुए घर से बना खाना, आलू, पूरी, आम और मिठाई खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ा रहे और मेडिकल आधार पर उन्हें जमानत मिल जाए। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। बृजभूषण ने राउज एवेन्यू कोर्ट में नई अर्जी देकर कोर्ट से मामले में आगे की जांच की मांग की, जिस पर कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 26 अप्रैल को याचिका पर आदेश देगा। वित्त मंत्रालय ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के अपने पहले के फैसले को क्रियान्वित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इस पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने कहा कि अनगिनत चुनौतियों और प्रौद्योगिकी से इनकार के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष का सितारा हो सकता है। अनंतनाग में आतंकी द्वारा बिहार के प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या को भारतीय जनता पार्टी के नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि जल्द ही आतंकवादी पकड़ा जाएगा और इस घटना का हिसाब होगा। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH